जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बिंदु संगम युग के विस्तार से चर्चा करेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संगम युग के बारे में पढ़ना क्या है। तो संगम युग में साउथ इंडिया के 3 प्रमुख वंश, चेर, चोल और पांड्य, ये 3 प्रमुख वंश है। एक पहला है चेर, दूसरा है चोल और तीसरा है पांड्य। इन्हीं का अध्ययन किया जाता है, इन्हीं को संयुक्त रूप से हम लोग कहते हैं संगम युग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले दिया है संगम युग से आसे तमिल कवियों के संघ से। देखिए, यहाँ पे बताया गया कि तमिल कवियों का संघ है। इरियनार अगपोलुर के भाष्य में तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नयनार अप्पार ने किया था। देखिए, संगम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नयनार अप्पार ने। एक चीज आप ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे तमिल कवियों के बारे में बात किया जाएगा। साउथ इंडिया का जो युग है वो संगम युग है। तो यहाँ के जो शब्द होंगे ना, थोड़े से दक्षिण भाषी होंगे, तो शब्द आपको कठिन देखने के लिए मिलेंगे। कुल 3 संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ था। अशोक के दूसरे शिलालेख और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से तमिल देशों के राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक का दूसरा शिलालेख, इसको याद रखिएगा, और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ से तमिल देश के राज्यों का उल्लेख मिलता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा गया है कि उसने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष तमिल देश के 3 राज्यों की 113 वर्ष पुराने त्रामीर देश संगठन को नष्ट कर दिया था। देखिए, यहाँ पे खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में बताया गया कि 113 वर्ष पुराना त्रामीर देश संगठन था, इसे नष्ट कर दिया गया था। पांड्य देश का उल्लेख मेगस्थनीज के इंडिका में और कात्यायन की वार्तिक में चोल और पांड्य एवं केरल के राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, मेगस्थनीज की जो इंडिका है इसमें किसका उल्लेख मिलता है? ये पांड्य देश का वर्णन मिलता है। और कात्यायन का जो वार्तिक है इसमें चोल, पांड्य एवं केरल के राज्यों का उल्लेख देखने के लिए मिलता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ पर दिया संगम तमिल कवियों का एक संगम या सम्मेलन था, जो संभवतः किन्हीं प्रमुख या राजाओं के संरक्षण में ही आयोजित होता था। मतलब जो तमिल कवि थे, जब इनका संगम हुआ करता था, ये आपस में संगठन बनाते थे, एक जगह आयोजित होते थे, तो इसी को हम लोग क्या कहते थे? संगम कहते हैं। 8वीं सदी ईस्वी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये किन राजाओं के द्वारा किया गया? पांड्य राजाओं के द्वारा। ये भी बिंदु याद रखिएगा। आगे यहाँ पर दिए ये साहित्यिक रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों तमिल कवियों का समागम आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चगम कहा जाता है। तो मुच्चगम क्या है ये भी याद रखिएगा। जो तमिल कवि मिलते थे, इन्हीं के मिलने के का जो समूह होता था उसी को मुच्चगम कहते हैं। अब यहाँ पर दिया है संगम साहित्य। संगम संग्रह में काव्यों के 8 संकलनों में से 6 शामिल थे, जो एट्टुकाई मतलब 8 संग्रह और पुत्तु टुप्पटु 10 गीत के 10 पत्तु मतलब गीतों में से 9 शामिल थे। देखिए, संगम संग्रह जो है ना, इसमें काव्यों के 8 संकलन में से 6 की प्राप्ति होती है, और इसके बाद जो 10 गीत है इसमें से 9 यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इन काव्यों की शैली और कुछ ऐतिहासिक संदर्भ यह लक्षित करते हैं कि ऐसी पूरी संभावना है कि इस साहित्य की रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच हुई थी। 8वीं शताब्दी के मध्य के लगभग इनको संकलनों में संग्रहित किया गया, जो आगे जाकर विशाल संकलनों का संकलन में संकलित की गई, जिसे एट्टू तोकई और पट्टू पाट्टू कहा गया। तो देखिए, ये याद रखिएगा, एट्टू तोकई और दूसरा नाम है पट्टू पाट्टू। ये क्या है? ये जो तमिल ग्रंथ है इनका संग्रहण किया गया यहाँ पे।
आगे दिए संगम साहित्य को दो समूहों में विभाजित किया गया है, वर्णनात्मक और दूसरा है उपदेशनात्मक, है ना। वर्णनात्मक में क्या है, ग्रंथों को मेलक नाक्कू कहते हैं। देखिए जो वर्णनात्मक है इसको मेलक नाक्कू कहते हैं। इसमें 18 बड़ी रचनाएं हैं जिसमें 8 संकलन और 10 काव्य शामिल है। कहा जाता है कि इन्हें वीर रस की कविताओं की रचना माना जाता है। उपदेशात्मक रचनाओं को किल कानाक्कू कहा जाता है। इसमें 18 छोटी रचनाएं। देखिए जो वर्णनात्मक है इसमें 18 बड़ी रचनाएं की गई जिसको मेलक नाक्कू कहा जाता है, और जो उपदेशनात्मक है इसमें 18 छोटी कविताएं हैं जिसको किल कानाक्कू कहा जाता है। बड़ी संख्या में तमिल उपदेशात्मक रचनाएं जैसे कि तिरुवल्लर की तिरुक्कुल, है ना। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा तिरुवल्लुवर, है ना। इन्होंने कौन सी रचना की है, तिरुक्कुरल की रचना की है। नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र और प्रेम पर प्रसिद्ध रचनाएं, और तमिलनाडु का 5वां वेद भी माना जाता है। तो ये याद रखिएगा तिरुक्कुरल, इसको तमिलनाडु का 5वां वेद भी कहते हैं। आगे तमिल महाकाव्य जैसे कि सिलप्पाधिकारम, है ना, आरंभिक तमिल साहित्य का उज्जवल रत्न माना जाता है जो कोवलन की प्रेम कथा से संबंधित है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो सिलप्पाधिकारम है ना, ये कोवलन की प्रेम कथा से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, यहाँ पर दिए संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में लिखा गया। तो देखिए संगम साहित्य की भाषा क्या है, तमिल भाषा है, इसे याद रखिएगा। संगम युग की प्रमुख रचनाओं में तोल्काप्पियम, एत्तु तौके, पत्तु पात्तु, पेदी नेकी कल कड़क्कू इत्यादि ग्रंथ तथा सिलप्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि महाकाव्य शामिल है। तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट बन सकता है कि कौन महाकाव्य है और कौन सा रचना है। तो देखिए यहाँ पे अगर ग्रंथ की बात करेंगे, ग्रंथ रचना में तोल्काप्पियम, एत्तु तौके, पत्तु पात्तु, पेदी नेकी कल कड़क्कू, है ना। आगे दिया है सिलप्पाधिकारम, मणिमेखले और जीवक चिंतामणि, ये सब महाकाव्य और ये सब जो पहले हम लोगों ने नाम पढ़ा ये सब ग्रंथ है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिया तोल्काप्पियम के लेखक तोल्काप्पियर हैं। तो देखिए तोल्काप्पियम के लेखक कौन है, तोल्काप्पियर हैं। यह द्वितीय संगम का उपबंध एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है। देखिए द्वितीय संगम जब हुआ था, आपने पीछे अभी देखा है कि 3 संगम हुआ था, तो इसमें जो द्वितीय संगम है एकमात्र प्राचीनतम ग्रंथ है तोल्काप्पियम। यह व्याकरण से संबंधित एक ग्रंथ है, साथ ही उस समय की राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक स्थितियों की भी जानकारी प्रदान करता है। पेदी नेकी कल कड़क्कू 18 कविताओं वाला एक आचार मूलक ग्रंथ है। देखिए इसमें कुल 18 कविताएं आचार मूलक ग्रंथ है। यह तृतीय संगम साहित्य से संबंधित है। इन 18 कविताओं में महत्वपूर्ण कविता तमिल के महान कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर द्वारा लिखित तिरुक्कुरल है। इसमें तमिल साहित्य का बाइबल अथवा पंचम वेद भी माना जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने पीछे ही पढ़ रखा है। इसे पंचम वेद या तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है। सिलप्पाधिकारम इलांगो आदिगल द्वारा और मणिमेखले सील तैसनार द्वारा लिखे गए महाकाव्य। देखिए सिलप्पाधिकारम को लिखा किसने, इलांगो आदिगल, ये नाम याद रखिएगा, इसके लेखक है। और आगे मणिमेखले को लिखा है सिलय सत्तनार, है ना, ये भी नाम याद रखिएगा। इन महाकाव्यों द्वारा तत्कालीन संगम समाज और राजनीति के विषय में अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अब दिया है कि जो संगम 3 हुआ था, देखिए प्रथम संगम यहाँ पे इसका आयोजन स्थल कहाँ पर है और इसके अध्यक्ष कौन से और इसका परिणाम क्या रहा। तो जो पहला संगम है ये थेन मदुरै में आयोजित किया गया था। अगस्त इसके अध्यक्ष रहते। इसकी रचनाएं बच नहीं पाई। तो देखिए जो पहला संगम था इसकी रचनाएं आज मिलती नहीं है। दूसरा संगम जो किया गया ये कपटापुरम में आयोजित किया गया, है ना। अगस्त्य तोल्काप्पियर, है ना, ये अगस्त का शिष्य था, है ना, इसने इसको क्या किया, आयोजित करवाया था। तोल्काप्पियर द्वारा लिखित केवल तोल्काप्पियम जो कि तमिल व्याकरण है यही बच पाए, बाकी और बच नहीं पाए हैं। तीसरा जो है ये मदुरै में आयोजित किया गया था। नक्कीरार इसके अध्यक्ष थे। मौजूदा संगम साहित्य के संपूर्ण संग्रह का निर्माण करता है। वर्तमान में जितना संगम साहित्य देखने के लिए मिलते हैं इसकी सभी रचनाएं ये तीसरे संगम से आती हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर दिए संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत कौन कौन से। तो देखिए मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लाइनी और टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम तथा दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। अशोक के अभिलेख में चोल, पांड्य और चेर के बारे में बताया गया है। तो देखिए मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लाइनी, टॉलमी, है ना, इसके अलावा अशोक के जो शिलालेख हैं या अभिलेख है इनसे ही जानकारी मिलती है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंशों चेर, चोलों और पांड्यों का शासन था। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त होती है।
तो देखिए अब यहाँ पर चेर के बारे में बताया गया, तो चेर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा। संगम साहित्य में सर्वाधिक जानकारी चेर राज्य की ही है। प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था। तो देखिए सबसे पहला चेर शासक कौन था? उदयन जेरल था। इसकी उपाधि महाभोज उदयन जेरल थी। चेरों ने आधुनिक राज्य केरल के मध्य और उत्तरी हिस्सों तथा तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया। उनकी राजधानी वांजे थी तथा पश्चिमी तट मुसिरी और टोंडी के बंदरगाह उनके नियंत्रण में होते थे। चेरों का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण था। ये इंपॉर्टेंट है, चेरों का प्रतीक चिन्ह क्या होता था? धनुष बाण। ईसा की पहली शताब्दी के पुगलूर शिलालेख से चेर शासकों की 3 पीढ़ियों की जानकारी मिलती है। चेर राजा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार से लाभ प्राप्त करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने ऑगस्टस का एक मंदिर भी बनवाया था। चेरों के सबसे महान राजा सेनगुट्टवन या सेगुत्तुवन थे, जिन्होंने लाल या अच्छे चेर भी कहा जाता था। देखिए अब यहाँ पे चेर के सबसे अच्छे शासक कौन थे? सेनगुट्टवन थे, जिन्हें की लाल या अच्छा चेर की संज्ञा दी जाती थी। आगे यहाँ पर दिया है, देखिए सेनगुट्टवन ने चेर राज्य में पत्तिनी पूजा प्रारंभ की। इसे कड़ग्गी पूजा भी कहा जाता था। दक्षिण भारत में चीन में दूत भेजने वाले पहले व्यक्ति थे। दक्षिण भारत से चीन में दूत किसने भेजा था? चेरों ने भेजा था। आगे अब यहाँ पे चोल के बारे में जानकारी दी गई। देखिए चोल राज्य पेन्नार एवं वेलार नदियों के बीच में स्थित था। चोलों ने तमिलनाडु के मध्य और उत्तरी भागों को नियंत्रित किया था। उनके शासन का मुख्य क्षेत्र कावेरी डेल्टा था। ये याद रखिएगा, चोल कहाँ पर शासन करते थे? कावेरी डेल्टा पर, जिसके बाद में चोल मंडलम के नाम से जाना गया। मतलब ये जो कावेरी डेल्टा था, बाद में इसी का नाम चोल मंडलम हो गया। आगे दिया उनकी राजधानी उरैयूर है ना, तिरुचिरापल्ली शहर के पास थी। बाद में कार्यकाल में कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो देखिए इनकी पहली राजधानी तिरुचिरापल्ली के पास थी, बाद में कावेरी पत्तनम को इन्होंने अपनी राजधानी बना दिया। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। देखिए चेर का प्रतीक चिन्ह धनुष बाण और इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चोलों के पास एक कुशल नौसेना भी थी। चोल राजाओं में राजा करिकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। पत्तिन पाले में उनके जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दिए विभिन्न संगम साहित्य की कविताओं में बेड़ी के युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस युद्ध में करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। करिकाल की सैन्य उपलब्धियों ने उन्हें पूरे तमिल क्षेत्र की अधिपति बना दिया था। करिकाल ने अपने शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य क्षेत्र को संपन्न बनाया। करिकाल ने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उदयपुर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। इसके अतिरिक्त कावेरी नदी के किनारे 160 किमी लंबा बांध भी इन्होंने बनवाया था। तो ये रहा चोल के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया पांड्य के बारे में। अब पांड्य देखिए कहाँ पे शासन करते थे? पांड्य राज्य कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। पांड्यों ने मदुरै से शासन किया। पांड्य राज्य भारतीय प्रायद्वीप से सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में था। कुरकई इनकी प्रारंभिक राजधानी थी, जो बंगाल की खाड़ी के साथ थंबर पराड़ी के संगम के पास स्थित थी। पांड्य वंश का प्रतीक चिन्ह मछली हुआ करता था। प्रतीक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। उन्होंने तमिल संगमों का संरक्षण किया और संगम कविताओं के संकलन की सुविधा प्रदान की। शासकों ने एक नियमित सेना बनाए रखी। आगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर दिया कि संगम साहित्य के अनुसार पांड्य राजा धनी और समृद्ध था। मतलब जो पांड्य राजा थे काफी धनी और समृद्ध था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। उन्होंने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। मतलब पांड्य किसके लिए प्रसिद्ध था? मोतियों के लिए। समाज में विविधताओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, है ना। इस राज्य में ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था और ईसा के शुरुआती शताब्दियों में पांड्य राज वैदिक यज्ञ करते थे। कलब्रस नामक जनजाति के आक्रमण के साथ उनकी शक्ति का क्षय हुआ और नल्ली व कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। तो संगम युग का अंतिम जो ज्ञात पांड्य शासक है कौन है? नल्ली व कोडम। अब आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या दिया है ना, पांड्य के समय में राज व्यवस्था कैसी थी, है ना, धर्म के बारे में दिया है ना। तो ये क्लास काफी लंबी हो जाएगी, रुकिए देखते हैं टाइम कितना हुआ। 13 मिनट हो चुका है ना। ये वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे कि पांड्य के समय राज्य व्यवस्था और प्रशासन क्या था। इसके बाद इनके धर्म के बारे में समझेंगे और इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे और इसके बाद शुरुआत होगा मौर्य युग की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिसके लिए आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, तो इन दिए गए नंबर पे आप
कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये यहाँ पे साइड में दिया है ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर। देखिए ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है ये ज्ञान सर जी का व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं और परचेज करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिनमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट मिल सकते हैं। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कोर्स को परचेस कीजिए ताकि आपको ऑफर का लाभ मिल सके। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।